गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एनसीईआरटी का बुक 12वीं क्लास का जीव विज्ञान लेके आया, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें से हम लोग 8 क्वेश्चन देखेंगे। अध्याय 1 है जीवों में जनन। तो 1 नंबर इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न 1, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? उत्तर हो जाएगा, कोई भी जीव अमर नहीं होता, उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जीव मरते हैं, लेकिन प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है। यह मृत्यु के रूप में हुई जीव हानि को गौण बना देता है। दूसरे प्रजनन से उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम बनाने के अवसर देती है, अर्थात ये जीवों के विकास में सहायक है। 2 नंबर क्वेश्चन, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? उत्तर, जीवों में सामान्यतः जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक में अलैंगिक जनन, 2 में लैंगिक जनन। जीवों में जनन के लिए लैंगिक जनन विधि को अच्छा माना जाता है। इस विधि में विपरीत लिंग वाले 2 जनक भाग लेते हैं। इनमें नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है। संयुग्मन के फलस्वरूप बने युग्माणु या युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। युग्मनक तथा युग्मनज निर्माण के समय गुणसूत्रों की जीन संरचना में भिन्नता आ जाने के कारण संतति पूर्ण रूप से अपने जनक के समान नहीं होती। संतति में उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। ये भिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में भी सफल जीवन यापन के अवसर प्रदान करती है तथा संकर ऊर्ज प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? उत्तर, इस विधि में केवल समसूत्री विभाजन शामिल होता है, अतः इसके द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे के समरूप एवं पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती है। आकारिकीय तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। अतः अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं, क्योंकि क्या यह कथन हर समय सही होता है? उत्तर, लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले तथा भिन्न आनुवांशिक संगठन वाले जीवों की आवश्यकता होती। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती। इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। यह विभिन्नता युग्मक निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में
जीन विनिमय, गुणसूत्रों का पृथक्करण तथा युग्मकों के यादृच्छिक संलयन के कारण उत्पन्न होती है। ये भिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में सफल उत्तरजीविता की संभावनाएं प्रदान करती है। लैंगिक जनन प्रायः अच्छे अवसर ही प्राप्त करता है। हानिकारक लक्षण धीरे धीरे समष्टि में विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन पर्यावरण की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लक्षणों का चुना जाना, अच्छा होना या न होना पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। कुल मिलाकर लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति एक दूसरे के और अपने जनक के समरूप होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे से और अपने जनक के समरूप नहीं होती है। 2 नंबर, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति अकार्यकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समरूप या क्लोन होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अकार्यकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समरूप नहीं होती। इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के माध्यम मध्य विभेद स्थापित कीजिए। कायिक जनन को प्रारूपित अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है? उत्तर, लैंगिक जनन और एक तरफ लिखेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हम देखते हैं 1 नंबर, इसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। लैंगिक में इसमें प्रायः 2 विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में 2 नंबर देखेंगे, जनन इकाई कलिका, शरीर खंड, बीजाणु, कोडिनिया, जिम्यूल आदि होते हैं। लैंगिक में देखेंगे जनन इकाई युग्मक होते हैं। 3 नंबर देखेंगे अलैंगिक में युग्मक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। लैंगिक में युग्मनक जनन द्वारा युग्मक शुक्राणु अंडाणु बनते हैं। 4 नंबर देखेंगे अलैंगिक में जनन इकाइयों का संयुग्मन या संलयन नहीं होता। इधर 4 नंबर देखेंगे लैंगिक में जनन इकाइयों का संलयन होता है। अलैंगिक में 5 नंबर देखेंगे जनन असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। लैंगिक में देखेंगे जनन अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। 6 नंबर देखेंगे अलैंगिक में संतति आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समरूप होती है। लैंगिक में देखेंगे संतति आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से तथा जनकों से भिन्न होती है। अलैंगिक जनन में 7 नंबर देखेंगे आनुवांशिक भिन्नताओं के अभाव में अलैंगिक जनन जैव विकास में सहायक नहीं होता है। लैंगिक जनन आनुवांशिक भिन्नताओं के कारण लैंगिक जनन
जैव विकास में सहायक होता है। अब इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कायिक जनन में पौधे का कोई कायिक भाग पौधे से पृथक होकर संतति पादप का निर्माण करता है। इस संरचनाओं को कायिक प्रवर्धन प्रोपेग्यूल कहते हैं। इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, साथ ही कायिक जनन से बनी संतति आकारीय के व आनुवांशिक गुणों में अपने जनकों के समान या क्लोन होती है तथा इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है। अतः कायिक जनन अलैंगिक जनन के ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए इसको देखते हैं। कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। उत्तर: कायिक प्रवर्धन यह अलैंगिक जनन एक प्रकार होता है जिसमें संतति निर्माण पौधे के कायिक भागों या वर्धी भागों से होता है, अतः यह कायिक जनन कहलाता है। प्रकृति कायिक जनन प्रवर्धन पौधों की जड़, स्तंभ अथवा पत्तियों से हो सकता है। आलू के स्वस्थ कंद में उपस्थित छोटे छोटे गड्ढों में कलिकाएं पाई जाती हैं। आलू को बोने पर उपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे बनाती हैं। अदरक का भूमिगत तना परकंद कहलाता है। परकंद की पर्वतसंधियों पर स्थित अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर नया पौधा बना देती है। चित्र दिया हुआ है, इसमें देखिए ये आलू है, इसमें इसका आई निकला हुआ है, इसमें आई वर्ड्स आ गया है। ये आपका अदरक है, इसमें देखिए ये जो अलग अलग भाग है जो हैं, यहाँ से इसको निकाल दिया जाता है तो इसमें से क्या होते हैं, जड़ें निकल जाते हैं। बेड्स है, ये नोड्स है। आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या करना। किशोर चरण, परजनक चरण, जीवर्णता चरण या जीवर्णावस्था। तो उत्तर में हम किशोर चरण को देखते हैं। सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित वृद्धि अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों से भिन्न भिन्न होती है। अब देखते हैं परजनक चरण। किशोरावस्था अथवा कायिक प्रवस्था के समाप्त होने पर परजनक चरण अथवा जनन परावस्था प्रारंभ होती है। पौधों में इस अवस्था में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य में यौनारंभ से इसका प्रारंभ होने लगता है, जिसके अनेक शारीरिक एवं आकारिकीय परिवर्तन आ सकते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होगी, अर्थात किशोर चरण व जीवर्णा अवस्था के बीच
की अवस्था ही प्रजनन अवस्था होती है। सन्नितियों में मध्य चक्र या ऋतु चक्र के प्रारंभ से मोनोपॉज तक प्रजनक चरण कहलाता है। अब आइए देखते हैं जीवाणुता चरण या जीवाणुवस्था। यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीवाणुता की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में प्रजनन क्षमता के साथ साथ उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती है, ऊतकों का क्षय होने लगता है, शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धा अवस्था भी कहा जाता है। बस आज इसमें इतना ही, और इसका दूसरा पाठ हम लेके बहुत जल्द आएंगे।